बैठिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे थे और परमाणु संरचना में हम लोग क्या देखे थे। सबसे पहला जो थ्योरी आया था एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत, किसने दिया था? किसने दिया था? डाल्टन ने। और उनके अनुसार ये क्या था, थ्योरी क्या था? ये खुला ही रहने दीजिए संतोष जी। यानी कोई भी जो पदार्थ होता है वो किसका बना होता है? परमाणु का बना होता है। और परमाणु को किसी भी विधि के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद जो कई जगह कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जैसे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक ने, इन लोगों ने पता लगाया नहीं परमाणु भी टूटता है। और टूटने के बाद जो 100 से ज़्यादा कण प्राप्त हुए जिसमें जो मूल कण थे वो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? ये और ये। और इसका जो वैल्यू होता है, चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10 पावर। सेम यहाँ भी है और यहाँ 0 है। मास आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.31 × 10 पावर माइनस, यानी जो लगभग किसके बराबर है? इसका क्या है? 1.10 पावर। दोनों का सेम है, जो किसके बराबर है? लगभग 1 के बराबर। और एटॉमिक नंबर में किसको हम लोग काउंट करते थे? एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन की संख्या, यानी किसी तत्व में जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक मास में किस किस का नंबर जोड़ा जाता है? सवाल पहले समझिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। किस किस का नंबर जोड़ा जाता है? प्रोटॉन और किस किस का मास जोड़ा जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझे क्या कहना चाह रहे? जब नंबर आए तो केवल प्रोटॉन और अगर मास रहे तो तीनों। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखे थे रदरफोर्ड थ्योरी, और उससे क्या पता चला था? हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। नाभिक की खोज करता है रदरफोर्ड। फिर उसके बाद आया था नील्स बोर थ्योरी, यानी बोर का सिद्धांत। वो क्या कहता है? यानी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ किस पथ पे घूमता है? सर्कुलर पथ पे। और उन्होंने जो सर्कुलर पथ को क्या नाम दिया था? ऑर्बिट। या और कितने हैं? पहली कक्षा कौन है? इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? इसमें 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 सबसे आखिरी कक्षा में 8, सेकेंड लास्ट में 18। क्लियर है ये पॉइंट? यहां तक तो क्लियर है। अगर मान के चलिए 2 ही कक्षा हो तो आखिरी कक्षा में कितना रह सकता है? और सेकेंड लास्ट में 2 ही रहेगा ना। और अगर 3 कक्षा हो तो सेकेंड लास्ट में कितना रहेगा? 8 ही रह पाएगा, क्योंकि सेकेंड वाले में तो 18 रह नहीं सकता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा हर जगह क्या पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है।
फिर हमने देखा कक्षाओं को हम लोग किसने भाग में बांटे थे? 4 उपकक्षाएं। कौन कौन सी? यानी के की कितनी उपकक्षाएं हैं? कौन सा? पी की? एल की? एल की 2 है, एस और एम का? एस पी और डी। और एन का 4 है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे, क्योंकि आगे जब आप लोग रिएक्शन पढ़िएगा, बॉन्डिंग पढ़िएगा, तो आपको वहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस। वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 अलग अलग चीज़ है। देखिए, याद रखिएगा, आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे तब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 अलग चीज़ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब है बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? लेकिन उस इलेक्ट्रॉन में जितना इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेता है उसे कहते हैं। जरूरी नहीं है, जैसे मान चले क्लोरीन जब पढ़िएगा, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ, क्या कुछ बोल लेते? लेकिन रिएक्शन में केवल एक ही भाग लेता है कि नहीं? तो ये जो 7 हो गया, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब। यहाँ तक देखे थे। अब बाहरी निकालने के लिए आपको एसपीडीएफ जानना आवश्यक है। यहाँ तक कोई समस्या? तो आज जो हम लोग टॉपिक चलेगा वो है आयन। आयन मतलब यानी कोई भी वस्तु जब चार्ज, कोई भी तत्व जब चार्ज अवस्था में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? आयन। चार्ज अवस्था में कब रहेगा? हैं? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ना हो तब। क्योंकि देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा तब तो चार्ज तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर ही होता है चार्ज में। लेकिन जब या तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो तब चार्ज आएगा कि नहीं? देखिए कैसे, सिंपल एक बात समझिए। अभी तो रिएक्शन पढ़ाए नहीं है, फिर भी नॉर्मल अवस्था में अभी ये रिएक्शन नहीं किया गया, इसमें कितने प्रोटॉन है? इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इसका चार्ज कितना है हाइड्रोजन का? 0 है कि नहीं? इसमें कितने प्रोटॉन? प्रोटीन में कितना है? इलेक्ट्रॉन। इसका भी अभी चार्ज क्या है? यानी अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या आयन के फॉर्म में है? जब दोनों रिएक्शन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें चला गया? तब इससे जो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें प्रोटॉन कितना बचा? और प्रोटॉन तो निकला नहीं ना, इलेक्ट्रॉन कितना बचा? तो कितना चार्ज बच गया? तो यहाँ H+ हो गया। तो H+ क्या हो गया? यानी H पे चार्ज हो गया कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ क्या था? एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ गया, एक कितना हो गया? यानी तो कहने का मतलब चार्ज अब कितना हो गया? तब क्लोरीन पे कैसा चार्ज होगा? -1, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया कि नहीं? तो जब याद रखिएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर ना हो तो जिसके कारण किसी भी तत्व पे चार्ज अवस्था आ जाए, तो जब वो चार्ज अवस्था में आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयन। हाँ, आयन कहिए। आयन, धनायन ऋणायन अभी छोड़िए, केवल आयन पे आइए। यानी कोई भी तत्व चार्ज अवस्था में हो तो क्या होगा? क्लियर है ये पॉइंट? और चार्ज अवस्था में कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होता है। प्रोटॉन इधर से उधर नहीं होता है। इधर से उधर कौन होता है? तो क्योंकि प्रोटॉन इधर से उधर क्यों नहीं होता है बताइए? याद है जो प्राकृतिक बल पढ़ाए थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से बांध कितना कस के बांध के रखता है जो उसको बाहर निकलने देता ही नहीं है।
और इलेक्ट्रॉन कस के नहीं बंधा हुआ रहता है, जिसके कारण वो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कोई तत्व किस अवस्था में हो, आवेश अवस्था में हो, तो वह क्या कहलाता है? आयन। क्लियर है ये पॉइंट? किसको क्लियर नहीं हुआ बताइए? कोई है ऐसा? ऐसा नहीं है जो हम हाँ मिलाते चले जाइए, हैं? देखिए नॉर्मल कंडीशन में सभी तत्व क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब रिएक्शन करता है या कोई ऐसा अभिक्रिया होता है या गर्म हो जाता है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भाग जाता है, जिसके कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी तो उस पर चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, या तो पॉजिटिव हो जाएगा या, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अगर प्रोटॉन बढ़ गया तो पॉजिटिव चार्ज। ये तो क्लियर है कि नहीं? तो याद है जब चार्ज अवस्था में कोई तत्व होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयन। या प्लाज्मा भी बताए थे, तो जितने भी प्लाज्मा हो वो क्या है? आयन है कि नहीं? तो इतना गर्म हो जाता है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर? अब क्लियर है कि नहीं पॉइंट ये? तो यहाँ देखिए जो आयन है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है धनायन और एक होता है यानी कैटायन और एनायन। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जैसे इसी से समझिए HCl, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? और जिस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो आपको पता है कैसे? फिर से जैसे उसी एग्जाम्पल को फिर से समझ लीजिए शुरू से। HCl, H के बाद ये टोटल इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है? 17, और इसका 1। ठीक है, इसमें जो प्रोटॉन होता है वो कितना होता है? और इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिलाकर चार्ज कितना हो गया? इसमें प्रोटॉन कितना होगा और इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना हो गया? अब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ प्रोटॉन कितना बचा और इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस। तो यानी अब H पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। आ गया कि नहीं? अब इसमें क्या था? पहले प्रोटॉन तो चलिए 17 ही था, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक और आ गया इसमें, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो टोटल कितना हो गया? -1। तो Cl पे कितना चार्ज हो गया? माइनस चार्ज हो गया। आया कि नहीं? किसके कारण आया? इलेक्ट्रॉन के इधर उधर होने से आया। तो यहाँ एक पे देख रहे प्लस चार्ज आ रहा है और एक पे माइनस चार्ज आ रहा है। प्लस चार्ज किस पे आ रहा है? जो इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है? यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है ये पॉइंट? यही सेम है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया, यानी कैटायन। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऋणायन। ये क्लियर है कि नहीं? और जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो देखिए जितने भी धातु हैं वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं और अधातु लेते हैं। तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। अभी बस याद रखिएगा, आयन मतलब होता है जब किसी भी तत्व पे चार्ज उत्पन्न हो जाए उसे हम लोग कहते हैं आयन। चार्ज उत्पन्न क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के इधर से उधर जाने के कारण। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, जिसको हम लोग कहते हैं कैटायन। और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? जिसको हम लोग कहते हैं ऋणायन, यानी एन आयन। क्लियर है ये पॉइंट? कन्फ्यूजन किसी को? तो चलिए वो ज़्यादा बहुत छोटा एक लाइन का ही टॉपिक था, कैटायन और एनायन, क्योंकि ये आपको बार बार काम आएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत अगर है? क्या घर में आप लोग प्रैक्टिस करते कि नहीं? प्रैक्टिस किए थे कल के टॉपिक का? कोई कन्फ्यूजन?
तो चलिए अब जो ये टॉपिक है आता है इम्पोर्टेंट, कौन सा? रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग। बंधन मतलब बांधना या जुड़ना, लेकिन यहाँ कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग है, यानी जो केमिकली बॉन्ड होना, यानी तत्व और यौगिक के द्वारा जुड़ना। एक होता है फिजिकल बॉन्डिंग भी होता है। फिजिकल बॉन्डिंग मतलब आप लोग एग्जाम्पल देखिए, यहाँ जो हम लोग बैठते हैं तो हम लोग क्लियर दिख जाता है कौन किसके साथ बैठता है कि नहीं? तो आप लोगों में क्या हुआ है, कई प्रकार से दोस्ती हो जाता है। दोस्ती होने का कई कारण है। पहला तो एक हो गया, आपको पता चला पढ़ने बैठे, आप मान जब दिल्ली गए पढ़ने के लिए, बगल में कोई व्यक्ति मिल गया जो आपको वही मैथिली में ही बात कर रहा हो और पता चला वो भी पूर्णिया का ही है, तो एक दोस्ती बांधना चाहते हुए दोस्ती हो गया। क्यों? क्योंकि बंधन किसके कारण हो गया? क्षेत्रता के कारण, या हो सकता है भाषा के कारण बंधन हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है जब आप लोग यहाँ बैठे हैं पता चला सबका हिस्ट्री ग्रेजुएशन है या एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसका भी एक बंधन बन सकता है। एक जिला का है, एक विषय का है, हो सकता है कि एक इंटरेस्ट भी हो, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का हो, इससे भी ग्रुपिंग बन जाता है। तो वो बंधन हो गया फिजिकल, यानी हम लोग आपस में कैसे भी करके संबंधित हो जाते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं केमिस्ट्री, तो यहाँ जो बंधन होगा वो फिजिकल नहीं होगा, वो क्या होगा? केमिकल, यानी तत्व और यौगिक के बीच का जो बंधन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो यानी क्या है, किसी भी यौगिक में जो परमाणु है, अणु है या आयन है, उसको जो बांधने वाला आकर्षण बल है उसे क्या कहते हैं? जैसे मान के चलिए आपने देखा था H2O, तो इसमें क्या है? 2 H है, O है, तो उस H को कौन बांधा है? O को कौन बांधा है H से? ये सब जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो ये जो जुड़ा हुआ है वो किसके कारण जुड़ा हुआ है? या आपने H ही देखा, इसके अंदर भी कई सारे एटम होंगे, क्योंकि पता है एटम कभी अकेला नहीं रहता है, तो एटम भी तो बना हुआ होगा ना। किसके कारण बना रहता है? केमिकल बॉन्डिंग कारण बना हुआ रहता है। तो जितने भी तत्व है या यौगिक है उसके अंदर जो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, जो आपस में जो बनता है और जिस कारण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग और फिजिकल बॉन्डिंग दो अलग अलग चीज़ है। फिजिकल बॉन्डिंग यहाँ चर्चा नहीं। फिजिकल बॉन्डिंग एक तरह से आपके विचार पे डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है एक गांव का रहने के बाद लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, जो एक विचारधारा टाइप का होगा उसका संबंध वैसा ही बनेगा। जैसे जो एक ग्रुप में होगा वो रिएक्शन भी वैसा ही करेगा। तो याद रखिएगा, हर वस्तु, हर पदार्थ क्या करता है? एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड करता है, यानी संबंध बनाता है। तो आखिर संबंध क्यों बनाता है? इसके पीछे कोई कारण तो होगा ना। इसके पीछे कारण है 2 रूल। एक है डुप्लेट और एक है, नाम सुना कि नहीं कभी? यानी डुप्लेट करने का मतलब कुछ ऐसे तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसका मतलब सोचिए, बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो बाहरी कक्षा वो कौन सा होगा? के होगा, यानी एक ही कक्षा होगा। तो ये जो बाहरी कक्षा के है तो इसमें 2 ही रह सकता है। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल में मात्र 2 ही तत्व है जिसके बाहरी कक्षा एक ही कक्षा है, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कक्षा है, वो है के। तो यानी इसके बाहरी कक्षा कहिए या पहला कक्षा की, एक बात तो बराबर ही है। क्योंकि जब एक ही कक्षा हो, जैसे मान लीजिए कोई अगर एक भाई हो और उससे पूछा आप बड़े हैं कि छोटे हैं, तो क्या बताएगा? बड़ा भी वही, छोटा भी वही। तो इसीलिए ये पहला भी यही और आखिरी भी यही है। और इसका कैपेसिटी भी कितना है? 2 का ही है। कौन कौन सा? हाइड्रोजन और बाकी जो 116 तत्व है उसमें एक से ज़्यादा क्या होता है? कक्षाएं होती है। तो जब एक से ज़्यादा कक्षाएं होगी तो उसके बाहरी कक्षा में मैक्सिमम कितना रह सकता है? आपको पता ही नहीं, बाहरी कक्षा में 8। तो याद रखिएगा, सभी तत्व जो है बस इसी को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट और डुप्लेट को पूरा करने के लिए ही क्या करता है? रिएक्शन करता है। जैसे मान के चलिए आपका पेट भर रहा है 8 रोटी में,
और आपके पास 6 रोटी है, तो आप चाहेंगे वो 2 रोटी कहीं से मिले, तभी ना। और तब तक आप कोशिश कीजिएगा जब तक आपकी इच्छाएं पूरी ना हो जाए। जैसे मान चलिए अभी आपकी इच्छा क्या है, दरोगा का बैच है, तो आपकी इच्छा क्या है, दरोगा बनना। तो जैसे आप दरोगा के लिए अभी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यानी रिएक्शन कर रहे हैं, और जिस दिन फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आपकी इच्छा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो जैसे पूरी हो जाएगी तो फिर आप शांत हो कुछ समय के लिए पढ़ना छोड़ देंगे, तो यानी आपका ऑक्टेट पूरा हो चुका। लेकिन जैसे आप दरोगा बन करके आप थाना में जाइएगा, पता चला आपसे 3 साल जूनियर डीएसपी है एज में, तो फिर से आपका पेट खाली हो जाएगा, नहीं अब हमें क्या बनना है, डीएसपी बनना है। तो फिर से आपका भूख जग जाएगा, तो यानी फिर अगला कक्षा आ जाएगा। पहला कक्षा में तो आप भर दिए थे, अब अगले कक्षा में फिर से आपको लास्ट में क्या डालना है, 8। अब उस 8 को पूरा यानी उस डीएसपी को बनने के लिए फिर से आप मेहनत शुरू करेंगे कि नहीं। और जिस दिन डीएसपी बन जाएंगे फिर कुछ समय के लिए आपका पेट फिर वही आ जाएगा, एसपी, डीएम, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यानी इसी तरह चलता रहता है। इसलिए रिएक्शन होते रहता है, और तब तक होते रहता है जब तक आप ऑक्टेट पूरा नहीं कर ले। यानी ये दोनों क्या पूरा करेगा, और ये बाकी सब क्या पूरा करेगा। हर कोई चाहेगा जो हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक वो क्या करता रहेगा, रिएक्शन करता रहेगा। बस हीलियम और हाइड्रोजन वो क्या चाहेगा, बाहरी कक्षा में कितना हो, 2, और जब तक 2 नहीं होगा तब तक। आपने पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैस का भी नाम सुना होगा, इनर्ट गैस, अक्रिय मतलब कोई क्रियाशील नहीं है। क्यों, कि उसके बाहरी कक्षा में पहले से ही 8 होता है, और हीलियम भी उसमें आता है शामिल, कि 2 है। अब जब 8 उसका पूरा हो गया, जब आपकी इच्छाएं पूरी हो गई, तो फिर आप काम करने से क्या फ़ायदा है कि नहीं। जिसे हम लोग सामाजिक जीवन में भी देखते हैं, अभी आप लोग बेरोजगार हैं, अभी आप लोग को काम की ज़रूरत है, तो इसलिए आप लोग इधर उधर पैर मारते, कोई पढ़ाई करके, कोई बिजनेस करके, कोई खेल करके, कोई गा करके, कोई डांस करके, सबका अपना अपना तरीका है इनकम करने का। लेकिन जब वही आप मान के जॉब अभी आप डीएसपी या कुछ भी बन जाते हैं, 60 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तब आपका अपना सपना पूरा हो गया, तब आप क्या करते, निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी अब आप आगे कमाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपके पास सक्षम है, आपके पास नौकरी भी था, बाद में पेंशन भी आ रहा है, बाल बच्चा भी कमा रहा है कि नहीं। तो आप मानसिक तौर पर क्या हो, संतुलित हो गए, तो आप रिएक्शन करना या काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका सपना या आपका ऑक्टेट सब पूरा हो चुका है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि उस एज में भी अगर उसका पूरा नहीं हो रहा है डेली खर्चा, तो वो भी उस समय भी काम करता है। आप देखते हो 70 साल के एज में भी काम करता है। काम क्यों करता है, जब तक उसका नीड पूरा ना हो तब, है नहीं। अगर नीड पूरा हो जाए, अगर अभी आप लोग आईपीएल में ड्रीम 11 पे फर्स्ट प्राइज ले ले, 1 करोड़ और 44 लाख की गाड़ी, है कि नहीं। कई सारे लोग ऐसे हैं, उसमें भी 2 तरह के लोग होंगे। एक लोग होगा जो आलसी व्यक्ति होगा, एक ज़्यादातर लोग आलसी होता है, वो क्या करेगा, आराम से 1 करोड़ में क्या करेगा, 50 लाख बैंक में जमा कर देगा, या 1 करोड़ ही बैंक में जमा कर देगा, और 1 करोड़ का ब्याज उसको कितना मिलेगा पर मंथ, एमआईएस कराते हैं, तो 1 करोड़ पे कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपया महीना मिलता रहेगा। आप जमा कर दीजिए, 50 रुपया महीना खाते रहिए, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होता है, उससे मन नहीं, उससे पेट नहीं भरता है, उसे चाहिए 1 करोड़ का 10 करोड़ करे, तो क्या करेगा, 50 लाख का बिजनेस शुरू कर देगा, है कि नहीं, और वो चलता ही रहेगा। तो सबका अपना अपना डिमांड है। उसी तरह यहाँ है, यहाँ डिमांड 2 ही तरह का होता है, एक डुप्लेट होता है और एक होता है ऑक्टेट। और इसी को पूरा करने के लिए सारे तत्व क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। क्लियर है। आपसे पूछा जाएगा केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो आप कहिएगा 2 तत्वों और यौगिकों के बीच जो बंधन होता है या आकर्षण बल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। और ये रासायनिक बंधन वो क्यों करता है, क्योंकि वो अपने डुप्लेट और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। डुप्लेट केवल 2 तत्व करता है, हाइड्रोजन और हीलियम, और बाकी जितने भी तत्व है ऑक्टेट। डुप्लेट का मतलब है अपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन वो चाहेगा, तभी उसका मन शांत होगा। और ऑक्टेट का काम है अपने बाहरी कक्षा में कितना चाहेगा, 8।
और जब तक 8 नहीं मिलेगा तब तक वो रिएक्शन करता रहेगा। और रिएक्शन बंद कब होगा? आप लोग बचपन से एक सवाल सुनते आते होंगे, जो हाइड्रोजन जो गैस है ये क्या करता है? जलता है कि नहीं? ज्वलनशील होता है कि नहीं? और ऑक्सीजन क्या करता है? यानी हाइड्रोजन सबसे ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन का काम क्या है? लेकिन जब इससे मिला करके हम मिला देते हैं, ये क्या करता है? आपको ऐसा क्यों? इसमें तो दोनों, एक जलने वाला भी है और जलाने वाला भी है, लेकिन दोनों मिल करके नहीं जलता है, केवल बुझाता है। इसके पीछे कारण बताइए। हाँ, देखिए पहले जो था, जलने से पहले, कि इसके बाहरी कक्षा में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था ना, लेकिन इसको कितना चाहिए था? 2। तो यानी वो एक तो कहीं इसका खोजने की कोशिश करेगा, उसी के कारण वो जलना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना था? 6। और वो क्या चाहता है? तो वो भी खोजता है कहीं से हमको 2 मिले, इसलिए वो जलाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाएगा किससे, तो ये क्या करता है? दोनों शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होता है? जो हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया और इसका भी 6 था, मतलब 8 पूरा हो गया, तो उसका भी 8 पूरा हो गया और इसका भी 2 पूरा हो गया। अब जब दोनों पूरा हो गया तो फिर काम वो क्यों करेगा? वो निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए ना तो जलता है ना ही जलाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो तभी तक जलेगा जलाएगा, ये रिएक्शन करेगा जब तक उसका पेट खाली है, तब तक, है कि नहीं? आप लोग खुद देखिए, कहा जाता है आप मान 3 दिन से भूखे हैं और सामने एक ढाबा हो, तो आपका गति बढ़ेगा या घटेगा? ढाबा की तरफ गति बढ़ जाता है, क्योंकि आपको भूख जल्दी चाहते वो अपने पेट में आए। और जैसे वहाँ भरपेट खा लिए तो वहीं से आपको नींद लगना शुरू हो जाता है, और सबसे ज़्यादा पहले आप सोने का ही काम करते हैं। क्यों? पेट भरने के बाद आदमी सुस्त हो ही जाता है। सेम यहाँ भी है, इसका ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, यानी निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑक्टेट। और अब ये तो चलिए हो ही गया, क्या एक ही चीज़ बार बार डाल दिया क्या? अब आते हैं कितने प्रकार का रासायनिक बंधन होता है। पहला तो क्लियर है, रासायनिक बंधन तत्वों यौगिकों के बीच होता है। किसके लिए होता है? ऑक्टेट और डुप्लेट के लिए। और ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है विद्युत संयोजन बंधक, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को हम लोग एक और नाम जानते हैं, आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन, यानी, और तीसरा होता है उप सहसंयोजन, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट। ये 3 प्रकार के बंधन है, यानी आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट। यह ऐसे नाम से नहीं आपको समझ में आएगा, किससे? परिभाषा से। विद्युत संयोजक बंधन, या देखिए यहाँ शब्द पकड़िएगा, जब कोई बंधन इलेक्ट्रॉन के किससे, यानी ट्रांसफर से बनता है, तो कौन सा बंधन कहलाता है? यानी जब कोई बंधन किसके कारण बना है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। ट्रांसफर मतलब एक दूसरे को दे दिया। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक बाइक है और ये बाइक हमने आपको ट्रांसफ़र कर दिया, अब वो बाइक का मालिक कौन है? हम या आप? अब उस बाइक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो बाइक आपका हो गया। ठीक है, उसी तरह क्या हुआ, आप यहाँ देखते H और Cl, इसके बाहरी कक्षा में 1 था, इसके बाहरी कक्षा में 7 था, है कि नहीं? तो आप हमें ये बताइए, जो यहाँ पे कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? लेकिन यहाँ ये काम नहीं करेगा, यहाँ हाइड्रोजन वाला सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि जब वो एक दे ही देगा तो फिर हाइड्रोजन बचेगा क्या उसके पास? यहाँ ये काम नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए कोई एक ऐसा तत्व है X और Y, ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में 2, 3 या 1 है,
इसके बाहरी कक्षा में कितना है? 5, 6, 7 बाहरी कक्षा में, ठीक है। यानी कोई एलिमेंट है जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 है या बाहरी कक्षा में, और जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धातु। जितने भी धातु है उसके बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या और जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधातु। ठीक है, यहाँ से क्लियर है कि नहीं पॉइंट? यानी जिस भी तत्व के बाहरी कक्षा में लास्ट कक्षा में 1 हो, 2 हो या 3 हो तो उसे क्या कहेंगे? और जिसके बाहरी कक्षा में 5 हो, 6 हो या 7 हो, अधातु। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिए हमने क्या किया, एक धातु लिया जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो बाहरी कक्षा में कितना हो गया? 1। और दूसरा लिए हम ले लिए 2 और 7, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये, इसके बाहरी कक्षा में इसको कितना चाहिए था और कितना होना चाहिए इसको डुप्लेट पूरा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए? क्यों डुप्लेट जो है, क्यों डुप्लेट तो पहले कक्षा तक है ना, इसको कितना चाहिए 7 होने के लिए? और इसको कितना चाहिए? चाहिए कि तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा ना। आप हमें ये बताइए अब कौन किसको आसानी से दे सकता है? एक आसानी से दे सकता है क्योंकि एक ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, इधर से करेंगे तो कितना करना पड़ेगा? 7। तो हम लोग आसान काम खोजेंगे ना। तो ये क्या करेगा, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब यहाँ कितना बचा? ये कक्षा तो खत्म हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 8। तो देखिए ये डुप्लेट पूरा कर लिया कि नहीं? और ये क्या पूरा कर लिया? ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या किया? दे दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो ट्रांसफर के कारण बना, तो ये कौन सा बंधन बना? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। या एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान के चलिए 2, 8 और 2, इधर है 2, 8 और 6। तो ये तो देखिए लास्ट में 2 है, तो ये भी क्या है? धातु है। और उधर 6 तो क्या है? तो इसके इस बाहरी कक्षा में कितना चाहिए था और इसके बाहरी कक्षा में? तो अब बताइए कौन किधर जाएगा? 2 किधर कर दिए? 2, 8, 2, 8 और तो इसके बाहरी कक्षा में 8 हो गया कि नहीं? और इसके बाहरी कक्षा में भी, तो ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं? तो अब क्या हो रहा है? तो ये भी क्या कर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से हो रहा है, यानी ट्रांसफर करने से हो रहा है। यानी जब कोई भी बंधन इलेक्ट्रॉन के देने से बनता हो, यानी डोनेट करने से कहीं या ट्रांसफर करने से बनता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? आयनिक बॉन्ड कहिए या विद्युत सहसंयोजक बंध, इसका मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से, यानी एक इसमें इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है ये पॉइंट? और याद देख रही है यहाँ पे जो है, बार बार जो देख रहे हैं, जो मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन कौन देता है? यानी मेटल इलेक्ट्रॉन किसको देता है? तो यानी जब भी रिएक्शन होगा तो ये किसके किसके बीच होगा? मेटल और नॉन मेटल। फिर से समझिए यहाँ 2 पॉइंट। आयनिक बंधन क्या होता है? जब किसी भी बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा, तब वो क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड। देने वाला कौन होता है? मेटल। और लेने वाला कौन होता है? तो आप हमें ये बताइए, क्या मेटल और मेटल में आयनिक बॉन्ड बनेगा? मेटल और मेटल में बनेगा? क्योंकि आपको पता है मेटल के बाहरी कक्षा में मैक्सिमम कितना हो सकता है? चलिए 3 ले लिए, और इसके भी बाहरी कक्षा में हमने क्या कर दिया? 3 ले लिया। अब मान के चलिए अगर ये तीनों इसको दे दिए, तो यहाँ तो चलिए 2 और 8 हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया? 2, 8, 8 और
लेकिन ये पूरा तो नहीं हो पाया ना, तो इसलिए मेटल मेटल में नहीं कर सकते हैं। कभी भी मेटल और मेटल में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है। वो क्या बनेगा, यह बंधन केवल धातु और, अब देखिए मेटल मेटल क्यों लगा, क्यों मेटल लगा एक दे देगा तो दूसरे में पूरा नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट। अगर नन मेटल की बात कर लेते हैं, 2, 8 और 7, 2, 8 और 5 ही मान लीजिए नन मेटल है कि नहीं। अब देखिए इसको 8 पूरा करने के लिए ये 7 अगर इसको दे देगा तो यहाँ 12 तो वो रख नहीं सकता है ना, या 5 ही इसी को दे दे तो ये 12 क्या रख पाएगा, नहीं रख पाएगा ना। तो इसलिए नन मेटल में भी नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड केवल किसके किसके बीच बनेगा, मेटल और नन मेटल बीच, जहाँ मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नन मेटल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये पॉइंट। कन्फ्यूजन किसी को, बोलिए। हाँ, बारीक कक्षा में ये बस नॉर्मल, उसका कोई काम ही नहीं है हमको, वो सब इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बारीक कक्षा उसको यूज करते हैं, बाकी सबको इलेक्ट्रॉन ही सब यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी है, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बारीक कक्षा का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वही काम आगे आएगा, उसी से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। ठीक है, इसमें किसी कोई कन्फ्यूजन है? बारीक कक्षा में क्या, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या है, वैलेंस केवल एक ही बार रिएक्शन थोड़ा करता है, कई बार क्यों, जैसे मान लो आप H2O कर दिए, फिर H2O को आप किसी और यौगिक के साथ मिला तो हम वो रिएक्शन कर लेगा ना। तो एक तो H2O के साथ किया ही है, वो जो इलेक्शन में भाग लेता है, कभी एक भी लेता है तो कभी 2 भी ले लेता है, जितना वो भाग लेगा। जब हम आप लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाएंगे ना तब वो क्लियर होगा, कभी एक लेता है तो कभी 2 लेता है कि नहीं। कभी कभी आप ऐसा भी देखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन दे रहा है तो कभी कभी हाइड्रोजन लेगा भी, है कि नहीं। जब वो मेटल के साथ होगा तो लेगा। तो वह सब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टॉपिक में देखेंगे। अभी बस याद रखिए, आयनिक बंधन इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बनता है और किसके किसके बीच लगता है, ठीक है, और धातु देता है और अधातु। अब आइए, अब बस यहाँ हस्तांतरण क्या है, यानी शेयरिंग से बनता है। ट्रांसफर और शेयर में अंतर क्या है, देखिए एग्जाम्पल समझिए, यह है हस्बैंड और यह है, इसका इनकम है 25,000 और इसका भी इनकम कितना है 25,000, तो कुल इनकम कितना हो गया। तो इस 50,000 का प्रयोग कौन करेगा, हस्बैंड या वाइफ, दोनों आदमी नहीं, दोनों करेगा, एक आदमी एक औरत भी है उसमें, इसका दोनों करेगा। कहने मतलब शेयर जो होता है वो दोनों जो शेयर करेगा वो सब उसका यूज करेगा। जैसे मान के चलिए कोई बाइक खरीद रहे हैं, आधा पैसा आप दिए आधा हम दिए, तो आप भी यूज कीजिए और हम भी यूज करेंगे। लेकिन ट्रांसफर में क्या था, सीधे दे दिए, जिसको दे दिए वही केवल यूज करेगा, हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ शेयरिंग में क्या होता है, जब दो तत्व कुछ इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करता है, ठीक है, आपस में शेयर करेगा, शेयर करने से जो रिएक्शन बनता है क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब। ठीक है, पहले क्या था ट्रांसफर और यहाँ है शेयर। शेयर मतलब दोनों शेयर करेगा। जैसे मान के चलिए कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दो दोस्त मिल करके, दोनों आधा आधा पैसा लगाए हैं, तो प्रॉफिट किसका होगा, दोनों का होगा बराबर बराबर। तो शेयरिंग मतलब क्या होता है, आप लोग शेयर मार्केट में जो शेयर शब्द यूज करते हैं, जितना आप शेयर लगाएं उतना प्रॉफिट आपका हिस्सेदार बनते हैं। यहाँ भी ट्रांसफर में केवल जिसको, जैसे क्या था मेटल नन मेटल था, तो मेटल जब नन मेटल को दे देता था तो उसका इलेक्ट्रॉन यूज कौन करता था, नन मेटल। मेटल यूज नहीं करता था। लेकिन यहाँ शेयरिंग है तो शेयरिंग में क्या होगा, दोनों यूज करेगा। और जो शेयरिंग से बनता है तो उसे कहते हैं सहसंयोजक या कोवलेंट बॉन्ड। और ये भी ये किसके किसके बीच लगता है, अधातु और
अधातु के बीच, क्योंकि मेटल नॉन मेटल के बीच तो कौन सा बॉन्ड हो गया, ये धातु और अधातु के बीच, अधातु और अधातु के बीच लगता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे इसका जो 3 प्रकार है, एकल, द्वि और यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। तो देखिए सिंगल में क्या है, जब साझेदारी कितना इलेक्ट्रॉन का करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का, यानी कितने की साझेदारी करेंगे, जब दोनों तत्व 1-1 इलेक्ट्रॉन देगा, शेयर करेगा तब। जैसे मान के चलिए 2, 8 और 7, ये क्या है 2, 8, 8 और 7। अब इसको ऐसे समझिए, ये हो गया 2, 8 और 7 को आप ऐसे लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और दूसरा क्या है, और इसमें भी कितने हैं टोटल, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो 7 है और यहाँ भी 7 है, तो इसको कितना चाहिए, इसको, तो ये क्या करेगा, दोनों साझेदारी कर लिया 1-1, यानी एक वो दे दिया और एक ये दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसके पास कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसका 8 पूरा हो गया कि नहीं। इसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसका भी 8 पूरा हो गया कि नहीं, क्योंकि वो जो कंपाउंड है उसका प्रयोग वो दोनों कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हमने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किए हैं। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बंधन बनता है उसे हम लोग कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यानी ये कब होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जब दोनों के बाहरी कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो हो पाएगा ना, तभी तो एक से काम चल जाएगा। अब जैसे मान के चलिए इसी को एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं, 6। अब इसमें जो है जैसे मान चलिए 1 को हटा देते हैं, अब देखिए इसमें 6 है इसमें भी 6 है, तो कितना चाहिए हमें, तो हमने क्या किया 2 ये दे दिया और 2 वो दे दिया। अब कितना शेयर कर दिए, अब देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसका 8 पूरा हो गया। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसका भी 8 पूरा हो गया कि नहीं। तो यानी जब एक बंधन यानी 1 इलेक्ट्रॉन के शेयर से करेंगे तो क्या होगा सिंगल बॉन्ड, और जब 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से करेंगे तो डबल बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं पॉइंट। और ये डबल बॉन्ड कब बनेगा, बाहरी कक्षा में। देखिए इसी को जब हम लोग दिखाते हैं, सिंगल को दिखाइएगा, तो चलिए मान चलिए अगर कोई बॉन्ड है एक्स और वाई, तो इसको हम लोग एक सीधी रेखा से दिखाते हैं। सीधी रेखा मतलब दोनों 1-1, और जब यही चीज़ 2 हो जाएगा डबल, यानी कितनी रेखाएं दिखा रहे हैं। इसका कारण मतलब ये है यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, यानी जब 1 इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है तो, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर से, तो एक ये भी तो हो सकता है जिसके बाहरी कक्षा में 5 हो। तो अब इसको कितना शेयर करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, यानी तभी तो पूरा होगा ना। तो ये 3 इसको शेयर करेगा तो यहाँ कौन सा बंधन हो जाएगा, यानी जब 3 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से होगा तो क्या हो जाएगा ट्रिपल कोवलेंट। क्लियर है 4 नहीं होगा, 4 भी होता है इसके साथ कार्बन के साथ होता है,
कार्बन जिसके साथ बनाएगा तो 4 एक साथ आएगा, ठीक है। 4 भी आता है लेकिन कार्बन के अलग करने से उसको पढ़ाते हैं, कार्बन के लिए अलग से हम लोग यूज करते हैं। कार्बन 1 भी लेता है, 2 भी लेता है, 3 भी लेता है, और कार्बन में ही ऐसा गुण है जो 1 भी शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन, 2 भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 3 भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4 भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और कभी कभी 5 करेगा, क्यों 5 तो उसके पास है ही नहीं, तो शेयर कैसे करेगा 12वीं कक्षा में। तो याद रखिएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन के शेयर से हो एकल, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर हो तो, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर से हो तो देखिए आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच लगता था, और ये किसके किसके बीच लग रहा है, क्योंकि 1, 2 या 3 ही कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए 2 अगर हम अधातु ले लेते हैं, 2, 8, 1, 2, 8, 3। अब मान लीजिएगा 3 भी शेयर करेंगे तो क्या इसको 3 शेयर करने के लिए है, चलिए मान लीजिए ये भी 3 ही है, तो क्या 3 शेयर भी कर देगा तो कभी भी 8 पूरा होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए कभी भी धातु में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। यानी इसमें क्या था, ये धातु और किसके कारण था, इलेक्ट्रॉन के, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के, और ये किसके किसके बीच होता है, अधातु और अधातु के बीच। 3 तरह से शेयर हो सकता है, 1 का, 2 का या 3 का। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं उपसहसंयोजक बंधन। अब इसी को उसी एग्जाम्पल से समझिए, हस्बैंड है और ये क्या है, गृहिणी, हाउसवाइफ। कितना हो गया तनख्वाह, कौन यूज करेगा इसको, कौन यूज करेगा, दोनों। लेकिन शेयर कौन किया, केवल एक ही किया है ना, हस्बैंड। तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन का एक तरफा शेयरिंग हो, यानी कोई एक ही तत्व शेयर करता हो, दूसरा तत्व केवल उसका प्रयोग करता हो। इस केस में जैसे देखिए, शेयर केवल पैसा कौन लगाया, हस्बैंड, लेकिन यूज, तो फिर कंडीशन क्या है, पहला क्या था, एक तो दे दिया तो वो तो हो गया आयनिक, एक में दोनों बराबर बराबर शेयर किया तो क्या हो गया, कोवलेंट। लेकिन जब एक तरफा शेयरिंग हो तब उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब एक तरफा शेयरिंग कैसे होता है, अब इसको देखिए, ये तो चलिए पता नहीं कहाँ चला गया हाइड्रोजन। देखिए जैसे मान के चलिए आपने क्या दिया, एक एग्जांपल लीजिए, H3O, ठीक है, H3O, ये भी एक हाइड्रोनियम आयन है। H2O तो सुने ही है ना, एक H3O भी होता है। तो H3O में देखिए, O में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और हमने क्या किया, पहले 2 इलेक्ट्रॉन से तय कर दिया, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, एक तो ऐसे शेयर कर लिया और एक ऐसे। इसका तो देखिए 8 पूरा हो गया है कि नहीं, इसका भी 2, इसका पूरा हो गया, लेकिन एक हाइड्रोजन बचा है कि नहीं अभी। फिर से समझिए, इस कंडीशन में जब यहाँ तक 2 तक लगाए थे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयर इस हाइड्रोजन के साथ किया और इलेक्ट्रॉन शेयर, यहाँ कौन सा बॉन्ड बना, कौन सा कोवलेंट, सिंगल। लेकिन एक हाइड्रोजन और है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये क्या किया, इससे शेयर कर दिया दोनों, यानी इस 2 का प्रयोग ये भी करेगा और ये भी करेगा। तो यहाँ क्या हो गया, यानी ये क्या कहता है, एक दूसरे को शेयर कर दिया, यानी एक किया, ये कौन शेयर किया, यहाँ पे ऑक्सीजन किया, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ तो दोनों शेयर किया, लेकिन उस कंडीशन में एक हाइड्रोजन के पास कुछ था नहीं, लेकिन हाइड्रोजन वहाँ एक्स्ट्रा था बिना इलेक्ट्रॉन के, तो उसको ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो ये बना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और जब इसको हम लोग दिखाते हैं तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं,
ऐसे दिखाने या 3 नहीं भी देंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 तो कोवलेंट से बना है और एक क्या बना है, कोऑर्डिनेट, यानी एक तरफा शेयरिंग से। और दिया कौन है? तो जो दिया है उधर से तीर उधर से तरफ डाल दिए। तीर का मतलब है जो शेयर, मतलब एक तरफा शेयर हुआ। अच्छा, सीधा लाइन हो दोनों तरफ से। जैसे आप लोग एक और नाम तो सुने होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना होता है? ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6। अब ये कैसे बंधन बनाएगा बताइए? अब देखिए, कार्बन का जो है इसको क्या किया, पहले बॉन्ड में शेयर कर लिया। कितना का शेयर किया? कौन सा बॉन्ड बना? डबल। तो इसका ऑक्सीजन का कितना पूरा हो गया? लेकिन उसका कितना हुआ? 6 ही है ना। लेकिन 2 कहाँ से आएगा? तो ऑक्सीजन ये 2 क्या करेगा, ऊपर से शेयर कर दिया, अपने तरफ से उसको दे दिया। अब उसका भी 8 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। कार्बन मोनोऑक्साइड नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, नाम सुना है कि नहीं? कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में होता है। इतना क्लियर है कि नहीं? ऑक्टेट पूरा करने के लिए पहले हमने क्या किया, दोनों का डबल कोवलेंट बन, 2 ये दिया 2 वो दिया। इसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का काम पूरा हो गया। लेकिन अभी भी रिएक्शन कंप्लीट, क्योंकि कार्बन का अभी भी कितना पूरा हुआ? 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? लेकिन इसको और कितना चाहिए? अब वो 2 कहाँ से आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन को कार्बन के साथ रहना सही लगता है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, 2 ऊपर से और इसको दे देगा अपने तरफ से, एक तरफा शेयर करेगा, यानी अपना भी यूज करेगा। और तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे आप दिखाते कार्बन मोनोऑक्साइड का पहले तो डबल बॉन्ड हुआ, लेकिन एक जगह क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या किया, कार्बन को दिया है कि नहीं? आप वैसे समझिए, आप मान के चलिए बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, गांव में कोई ऐसा लड़का है जो बहुत गरीब है, लेकिन आपको इतना परम मित्र है, रात को 2 बजे भी आपके घर में कोई काम हो, एक बार अगर बुला ले तो चला आता है कि नहीं? मतलब हमेशा हर जगह आपके काम में मदद करता है और कभी भी आपकी बुराई नहीं चाहता है, ठीक है। और आपको पता चल जाए वो लड़का पढ़ने में अच्छा है, वो पढ़ना भी चाहता है, तो आप उसको क्या कहते हैं, भाई चलो दिल्ली में, पटना, पूर्णिया, हम इस रूम में रहते हैं, तुम वहीं बैठ के पढ़ना, रूम भाड़ा तुम नहीं देना, खाने का खर्चा नहीं देना। तो अब जब वहाँ इसको ले आए तो आपने क्या किया, उसी रूम में आप भी रह रहे हैं, वही खाना आप भी खा रहे हैं, यानी यूज़ तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन भाड़ा कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं। तो एक तरफा शेयरिंग हो रहा है कि नहीं? तो एक तरफा शेयरिंग होगा, कब करते एक तरफा शेयरिंग, जब आपको सामने वाले से बहुत ज़्यादा लगाव हो, तब आप नहीं चाहते हो दूर हटे या हमसे दोस्ती टूटे। यहाँ भी वही है, कार्बन ऐसा एक तत्व है जो हर कोई चाहता है वो मेरे पास रहे। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई यौगिक है तो कार्बन का ही है, 5 लाख से ज़्यादा। तो ये नहीं चाहता है ऑक्सीजन जो कार्बन हमसे दूर रहे, इसीलिए ऑक्सीजन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया, एक तरफा शेयर कर दिया। दे देता तो फिर ऑक्सीजन का 6 ही रह जाएगा ना, अगर इसको दे देगा तो 6 ही रह जाएगा, लेकिन बस शेयर किया, मतलब 2 का तुम भी यूज करो, 2 का हम भी यूज करेंगे। तो इस तरह का जो बॉन्डिंग होता है उसको क्या कहते हैं,
क्लियर है ये पॉइंट? याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट, जो पहला जो रासायनिक बंधन है आयनिक बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जो धातु और अधातु के बीच होता है। दूसरा था जो कोवलेंट बॉन्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। शेयर भी 3 तरीके से होता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का, या 2 इलेक्ट्रॉन का, या और ये हमेशा किसके किसके बीच होगा? धातु और अधातु और तीसरा जो है वो है जहाँ पे एक तरफा शेयरिंग होता है, यानी देने वाला कोई एक ही तत्व होगा लेकिन यूज दोनों करेगा। हाँ, ये किसी के बीच हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको पहले देखना पड़ेगा रिएक्शन। जैसे कोई एग्जांपल ही आप ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड है, या कोई अगर मेटल ले लीजिए, मेटल के साथ भी अगर कोई कार्बन का कोई बताइए Al2CO3 होता है, तो वहाँ भी आप कहीं भी कीजिएगा, कार्बन जहाँ चला गया तो समझ लीजिए शेयरिंग करेगा ही करेगा। क्यों? कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 है कि नहीं? वो किसी से अगर लेगा भी तो उसका पूरा नहीं होगा। अगर मेटल से ले रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही ले सकता है ना, तो 7 ही हो सकता है। और अगर वो नॉन मेटल को देगा भी तो 4 दे देगा, तो 5, 6, 7 एक 4 जो दीजिए तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो कार्बन हमेशा शेयरिंग से ही बनाता है, चाहे वो मेटल से बनाए या नॉन मेटल से बनाए, किसी से भी बनाएगा तो हमेशा शेयरिंग करके ही बनाएगा, चाहे वो कोवलेंट हो या कोऑर्डिनेट हो। ठीक है, मतलब कैसे कोई क्या हो, कोई कन्फ्यूजन है? नहीं, कार्बन उपधातु, कार्बन को हम लोग अधातु में कौन करते हैं। बाहरी कक्षा में 4 से मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो पीरियोडिक सिलिकॉन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है नहीं? क्योंकि कार्बन को हम लोग अधातु में शामिल कर देते हैं। जैसे देखिए आप लोग अभी बहुत आगे जैसे टॉपिक आएगा, जैसे आपको दिखाते हैं, आप तो दिक्कत तो है नहीं, आगे सब चीज़ है ही। बहुत है, देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये लाल वाला, ये सब उपधातु कहलाता है। और इसके इधर जितना भी है मेटल और इसके इधर जितना भी है, इसको छोड़ करके आप जो है जब आप लोग पढ़ाएंगे ना, आप ये भी पता कर लीजिएगा कि कितना धातु है कितना अधातु है। कि जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उपधातु में 1 2 3 4 5 6 7 उपधातु हो गया, 11 हो गया, 11 7 18, और ये इसको 8 हटा दीजिए, बाकी सब धातु। तो ये सब बाद में आएगा, अभी नहीं है, अभी इसको नहीं ध्यान दीजिए। वो बात की बात, अभी चर्चा अभी उस पर नहीं जाइए। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ तक देखे थे, इसके बाद एक और अलग से बॉन्ड आता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन क्या है? यह एक अंतः आणविक बल है जो हाइड्रोजन के साथ लगता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें हाइड्रोजन होना आवश्यक ही है ना। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनता है? केवल 3, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ये जो बॉन्ड ये डॉट डॉट दिखा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और। तो इसके लिए देखिए आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है? कभी कभी जैसे एग्जांपल से समझिए, एक तरफ हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक तरफ ले लेते हैं फ्लोरीन, ठीक है? तो फ्लोरीन के लास्ट कक्षा में कितना होता है? कितना होगा? हैलोजन है ना, 7 रहता है, और इसके बाहरी कक्षा में 1 रहता है। तो अब मान लिया हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन ये क्या करेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसको शेयर करेगा। तो अब देखिए यह हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, इसके बाहरी कक्षा में 1 है, इसके बाहरी कक्षा में 7 है। और आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल तो है नहीं, है कि नहीं? क्या चीज? हाइड्रोजन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, हमारी कक्षा में 7 है ना,
तो हाइड्रोजन एक क्यों देगा? अगर हाइड्रोजन एक दे दिया तो फिर हाइड्रोजन खाली रह जाएगा ना, ठीक है, फिर इसका डुप्लीकेट कैसे पूरा होगा? तो जीरो हो गया। तो अब देखिए ये जो रिएक्शन करेगा ये क्या करेगा, ये दोनों रिएक्शन शेयर करेगा, यानी इस पे कितना हो गया, इसका फ्लोरीन कितना हुआ 8 पूरा हुआ, हाइड्रोजन का 2। हाँ ठीक है, हैं? तो अब यहाँ कोऑर्डिनेट है सिंगल, कौन सा? एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है सिंगल। तो यहाँ तो आप सब जगह देखिए, लेकिन बस यहाँ थोड़ा सा अंतर है। अब आप हमें ये बताइए जो यहाँ पे चार्ज किस पे उत्पन्न होगा? नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? क्यों दिया नहीं है? शेयर किया है। तो बताइए चार्ज किस पे उत्पन्न होगा, या चार्ज होगा भी नहीं होगा? हाँ खींच नहीं लेगा, खींच लेगा अलग चीज है, नहीं आप ये चार्ज यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, क्या इस पे चार्ज उत्पन्न होगा? होगा। देखिए कैसे, कोई पेज खाली है कि नहीं? अब यहां देखते हैं, अब इसके सेंटर में कितना प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है ना, और इसके सेंटर में कितना प्रोटॉन है? फ्लोरीन में कितना है? फ्लोरीन में कितना एटॉमिक नंबर होता है? 9 होता है ना। तो अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके, कितना प्रोटॉन है? 9 प्रोटॉन है, यानी यहाँ 9 प्रोटॉन है और यहाँ 1 प्रोटॉन है, ठीक है। फिर से समझिए, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है? और आपने देखा था हम लोग रिएक्शन करवाए थे, तो अब देखिए इसमें एक सिंपल सी बात है। अब इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं? इसका भी ऑक्टेट पूरा हुआ। अब ये जो बंधन है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव होगा? फ्लोरीन की तरफ कि हाइड्रोजन की तरफ? क्योंकि इधर से खींचने वाला 9 प्रोटॉन है और उधर से खींचने वाला, तो नजदीक किसकी तरफ भागेगा? वो फ्लोरीन की तरफ जाएगा कि नहीं? आप समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। अब क्या हो गया, एक के पास 9 प्रोटॉन है और एक के पास, तो जो जिसके पास ज़्यादा होगा तो वो खींचेगा, कि जिसके पास कम होगा वो, यानी प्रोटॉन क्या कहेगा, ये जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे कैसे बनेगा, यानी ये फ्लोरीन के सेंटर के ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। किसके नज़दीक की तुलना में? हाइड्रोजन में। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ खींचने वाला 9 है और वहाँ खींचने वाला 1 है, समझ रहे हैं? इसीलिए इस पे जो हल्का सा चार्ज, पार्शियल चार्ज होगा, प्लस इस पे पार्शियल चार्ज, यानी यहाँ एक क्या होगा, पोल बन जाएगा। ये इस पे नेगेटिव पोल बन गया और इस पे पॉजिटिव पोल। क्यों बन गया? क्योंकि फ्लोरीन को खींचने की क्षमता ज़्यादा है। उसी तरह क्या होता है, जो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखिए खींच लिया तो इस पे पार्शियल चार्ज नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो एक तरह से ये नेगेटिव पोल हो गया ये। और जब 2 पोल बन गया तो इसीलिए हम लोग इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं, पोलर बॉन्ड, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है? विद्युत ऋणात्मकता पे।
समझने का मतलब क्या करना चाह रहे हैं, क्या अंतर है, किसको समझ में नहीं आया? क्लियर है ये पॉइंट? याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बाकी और से करता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से भी रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन बाकी और तत्व से भी रिएक्शन करता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की चर्चा हम लोग कब करते हैं? जब वो केवल 3 से रिएक्शन करे। किससे? फ्लोरीन, कितना? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो साझा किया गया इलेक्ट्रॉन है उसका झुकाव किसके तरफ होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और, जिसके कारण इस तीनों पे एक तरह से आधा यानी पार्शियल चार्ज होता है, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि पूरी तरह से दिया नहीं है, लेकिन हल्का सा चार्ज ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और H पे हल्का सा प्लस चार्ज आ जाता है। तो हल्का सा आने के कारण उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड। क्लियर है ये पॉइंट? कन्फ्यूजन किसी को? तो ये है आपके 4 तरह के बंधन, यानी कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और ये केवल किसके साथ होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब आइए, यहां तक किसी को कन्फ्यूजन है? तो आते हम लोग आणविक संरचना यानी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको। अब ये कैसे निकला, यानी कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है, अब क्या लिखा है, इसके तहत संयोजी इलेक्ट्रॉन को यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे दर्शाते हैं? बिंदु से। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता था? बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? अब देखिए हाइड्रोजन है, उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो हम उसको 1 दिखा देते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना होता है? तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? 6 बिंदु से दिखा देते हैं। ये जो बिंदु है इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? बाहरी कक्षा में। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन दिखा रहा है, कार्बन का दिखा रहा है, नाइट्रोजन दिखा रहा है, ऑक्सीजन का, और ये सब चीज़ का। यानी इसमें हम लोग लेविस स्ट्रक्चर का नियम है, यानी जब भी आप कोई तत्व लिखते हैं तो अगर लेविस स्ट्रक्चर में लिखा होगा तो उसके चारों तरफ कुछ कुछ बिंदु होगा। तो वो बिंदु मतलब है वह इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ पाया जाता है, उसको आपको बिंदु से ही दिखाना है, क्रॉस से दिखाना नहीं, क्योंकि भाई जो नियम सेट कर दिया है उसी नियम को हम लोग आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा, लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है? बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करता है? बाकी चीज़ों को इग्नोर करके चलता है। क्लियर है कि नहीं ये पॉइंट? कन्फ्यूजन किसी को? अब आते हैं हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो देखिए वैलेंस शेल तो पता है, इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में आएगा, और इसका क्या होगा? रिपल्सन। तो बाहरी कक्षा में जो भी होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? देखिए इससे पहले आप लोग एक चीज रिएक्शन देखिए, जैसे ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में, और इसको हमने किससे रिएक्शन करा दिया? हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये क्या किया, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है, ये तो रिएक्शन बन गया। तो अब इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जो इलेक्ट्रॉन किस में भाग लिया है? रिएक्शन में, तो उसे हम लोग यानी ये दोनों क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर। यानी जो किस में भाग ले रहा है? रिएक्शन में, यानी
कौन सा रिएक्शन? कोवेलेंट रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट रिएक्शन में भाग लेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? लेकिन यहाँ दो जो ऐसा है ये छूट गया ना, जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो इसमें कितने लोन पेयर है? 2। आप ये नहीं कह सकते लोन पेयर 4 है, क्योंकि पेयर मतलब ही 2 है और 2 पेयर मतलब 4 हो गया। तो याद रखिएगा 2 पेयर, एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। वह इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है जो रिएक्शन में भाग लेता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर यानी बॉन्ड बनाया है, और लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाया, जो खाली रह गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट कन्फ्यूजन हो रहा है? तो ये बॉन्ड अगर आपको पता है तो देखिए यह सिद्धांत तो ये तो चलिए थ्योरी है, किसने दिया है? सिडविक। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जोड़ी एक दूसरे को क्या करता है? जो भी इलेक्ट्रॉन जोड़ी है, चाहे वो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, ये सब एक दूसरे को क्या करता है? बाहर धकेलता है। तो इसमें देखिए जो रिएक्शन है, जब 2 लोन पेयर एक साथ होगा तो उसका रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। जब 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है, तो दोनों को अगर नज़दीक लाएंगे तो वो तेज गति से क्या होगा? बाहर भागेगा। उसके बाद जो रिपल्सन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, या जब ये दोनों नज़दीक होगा, सब तो भागेगा लेकिन इसकी तुलना में कम भागेगा। और जब बॉन्ड पेयर देंगे तो ये भी भागेगा लेकिन सबसे कम स्पीड से भागेगा। फिर से समझिए, यहाँ सभी रिपल्सन करेगा लेकिन सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके किसके बीच होगा? लोन पेयर और सबसे कम रिपल्सन? अभी तक इससे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप लोग देखेंगे ये सब लोग क्यों यूज करते हैं, कोई भी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, कभी कहते हैं कोई टेट्राहेड्रल होता है, कोई कोणीय होता है, कोई कैसा भी होता है, आप ये मानते कि नहीं? एक सवाल पूछा गया था, पहले फिर से एक बार इसको देख लीजिए। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जोड़ी का क्या करता है? विकर्षण करता है। और सबसे ज़्यादा विकर्षण किस में होता है? और सबसे कम? ये चीज़ क्लियर है। लोन पेयर पता है जो रिएक्शन में भाग, और बॉन्ड पेयर एक है। यानी सवाल है जल की संरचना कैसी होती है? जल की नहीं है, सॉरी, यहाँ पे जल तो गलती लिख दिए, H2O2 की संरचना। कैसा होगा बताइए? ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा या डी वाला होगा? हैं? देखिए ये दोनों क्यों ना होगा कि ये जैसे दोनों बॉन्ड पेयर एक तरफ रहेगा कि उसको रिपेल करके बाहर कर देगा। और यहाँ भी क्या है, ये क्यों नहीं होता है? रिपल्सन के कारण ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और ये इसको क्या करेगा? ये जो इसका खाली बॉन्ड है, यहाँ तो खाली है कि नहीं, कि यहाँ तो कुछ तो खाली रहेगा ही, ये खाली क्या करता है? इसको नीचे से ऊपर धकेल देता है, और ये इसको नीचे धकेल देता है, जिसके कारण ये डिजाइन कैसा बन जाता है? जैसे आप आगे देखिए इस चीज़ में, ये तो लोन पे जबकि इसमें आई, इसमें यहाँ वायरस लिखा गया है। अब देखिए इसी में देखिए ये BeCl2 है, यानी Be और Cl2। तो इसमें देखिए हम लोग 2 तरह से करते हैं, एक निकालते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे ज्यामिति, और दूसरा होता है आकृति, शेप और ज्योमेट्री। ठीक है, क्या जब किसी यौगिक में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो तो वो क्या होगा? अलग अलग, दोनों अलग अलग होगा, यानी बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो। और जिस ज्यामिति का बॉन्ड पेयर लोन पेयर से निर्धारित होता है, जबकि आकृति किससे निर्धारित होता है? केवल बॉन्ड पेयर से।
यानी ज्यामिति निकालने के लिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का प्रभाव होता है, लेकिन जब हम लोग शेप निकालते हैं तो उसमें बॉन्ड पेयर के ही केवल यूज करते हैं, लोन पेयर का यूज, ये चीज़ याद रखिएगा दिमाग से। पहली बात, किसी भी जो यौगिक है, यौगिक का जब हम लोग आकृति या ज्योमेट्री निकालते हैं तो उसमें योगदान किसका होता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का। कब ज्योमेट्री निकालना हो तब। और अगर हमको केवल आकृति निकालना हो तो उसके लिए हमको केवल किसका जरूरत पड़ता है? इतना क्लियर है? इसको आप समझिए ऐसे, अब BeCl2 है, तो BeCl2 में अब कितने बॉन्ड पेयर हैं? अब देखिए Be का क्या है, Be में 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है कि नहीं? अब ये इससे शेयर कर लिया, इससे शेयर कर लिया, तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ? और लोन पेयर 0। जब लोन पेयर नहीं है तो जब दोनों एक ही है तो हम लोग इससे क्या हो गया, क्या हो जाएगा? शेप भी क्या हो जाएगा? लीनियर, सीधा, क्योंकि इसको धकेलने वाला कोई दूसरा। अब देखिए एक आकर्षण विकर्षण इस पर भी लगेगा, लेकिन ये तो मैक्सिमम दूरी पे हो गया ना, इससे ज़्यादा विकर्षण हो नहीं सकता है, समझ कि नहीं? इसके बीच विकर्षण लगेगा कि नहीं? लेकिन ये तो अपने ही बहुत दूर है, क्योंकि अगर इधर रहता तो ठेल के उधर कर देता वो। आप कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं Be बराबर ऐसा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये फिर क्या करेगा इसको, ये जो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है, इसको क्या करेगा? धक्का दे देगा ना, और धक्का दे के कहाँ पहुँचा देगा? सीधा कर देगा, क्योंकि दोनों रिपल्सन कर रहे हैं। समझ कि नहीं? कन्फर्म आया कि नहीं? क्योंकि ये कभी भी Be या कभी भी आप इसको ऐसा या ऐसा, या कभी भी H2O को आप ऐसे और ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसको धक्का दे करके सीधा ये कैसा हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बॉन्ड पेयर भी तो रिपल्सन कर रहा है ना, भले ही कम कर, लेकिन रिपल्सन कर रहा है कि नहीं? तो जिस रिएक्शन में अगर मान के चलिए बॉन्ड पेयर है लेकिन लोन पेयर नहीं है, तो दोनों क्या हो गया? अब इसमें देखिए CO2 में ये तो चलिए बॉन्ड पेयर हो गया, कितने बॉन्ड पेयर है? कितना गेट टाइम? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल देखते हैं।